व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आज फिर हम आपके सामने एक इंग्लिश का करेक्ट फॉर्म का मैं वीडियोज लेके आया हूँ। मॉडल पेपर नंबर 2, मॉडल नंबर जो फर्स्ट है उसमें 30 क्वेश्चन थे, तो 1 या 2 दिन पहले हमने हल कर लिए थे। आज अपन करेक्ट फॉर्म के कुछ न्यू रूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अपना टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर का जो ये वीडियोज है, मॉडल पेपर नंबर 2, यानी कि एक मॉडल पेपर पहले हम हल कर चुके हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि मैं आपके सामने 10 या 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके सामने रख रहा हूं और आपको उनको हल करना है। देखिए लर्नर्स, पहला अपना क्वेश्चन आज का ये रहा। पर्सन है वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और यानी ऊपर, वाटर यानी पानी के, कि लकड़ी है वो पानी के ऊपर। मैंने दिया फ्लोट, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, तो फ्लोट क्रिया होती है का मतलब होता है तैरना या तैरती है। ये फ्लोटेड इसकी सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म इसकी फ्लोटेड होती है। आपको कंफर्म करना है कि ये कौन सी टेंस का वाक्य है। वुड आवर वाटर, की लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है। फटाफट आप सोच लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्या फ्लोट आएगा, फ्लोटेड आएगा, फ्लोट्स आएगा या नन आएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हूँ तो यहाँ पे मैंने कोई एडवर्ब नहीं डाला है, क्योंकि इस सेंटेंस में एडवर्ब डालने की जरूरत ही नहीं है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य को यूनिवर्सल ट्रूथ में माना जाता है, उसको हमेशा अपन लेके आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाना चाहें, वुड है वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन रूप में होता है। अगर नाउन एक वचन है तो आने वाली क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। फ्लोट तो प्लूरल नाउन है, फ्लोटेड सेकंड फॉर्म है, फ्लोट्स। ये एकदम से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। वुड फ्लोट्स अवर वाटर, कि लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कोलंबस, कोलंबस अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगर वाक्य को ध्यान से देखें तो अन्य कोई एडवर्ब इसमें नहीं डाला है, मैंने पुटअप नहीं किया है, बट ये स्वयं सिद्ध है। क्योंकि जैसे हम कहें कि 1947 में भारत को आजादी मिली थी, उसी तरह की ये इशारा कर रहा है कोई सन की तरफ, कोई ईयर की तरफ। और जब पास्ट की, कोई भूतकाल की सन की बात हो रही हो, तो उस एग्जाम्पल में, उस सेंटेंस में हमेशा अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका उत्तर डेफिनेटली आ गया होगा। कोलंबस अमेरिका डिस्कवर्स, ये प्रेजेंट टेंस की बात करेगा, प्रेजेंट नहीं हो सकता। एट डिस्कवर्ड का यूज अपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एडवर्ब नहीं है जो पास्ट परफेक्ट की तरफ इशारा करे। हमारे पास आ जाता है डिस्कवर्ड, अर्थ हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, की कोलंबस ने अमेरिका की क्या की थी, खोज की थी। इस प्रकार अपने दो जो प्रश्न हैं वो हल हो गए। चलिए नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है he fell down, he fell down, डबल सेंटेंस लिए मैंने। he fell down, वो गिर गया। when he kite, जब वो पतंग को उड़ा रहा था या उड़ा चुका था, जो भी है। ये जो क्लोज है इसमें आपको कोई वैसे एडवर्ब नहीं दिया, लेकिन आपको इस क्लोज को ऐसे हल करना है कि पहले सेंटेंस में देखिए फेल डाउन, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिला है, और दूसरे सेंटेंस जो क्लोज है उसकी शुरुआत हो रही है वैन से। जब एक सेंटेंस में हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिले और दूसरे सेंटेंस में वैन से शुरू हो, तो वो एक्शन जारी होता है, और वो एक्शन बात करता है हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ पे देखिए ही फेल डाउन व्हेन ही काइट, तो मैंने ये इसका जो कंसेप्ट बताइए, वो कंसेप्ट मैंने ये बताइए कि एक क्लोज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले और सेकंड क्लोज है वो व्हेन से शुरू हो। तो ये जो व्हेन वाला क्लोज है ये कोई एक्शन को प्रोग्रेसिंग दिखाता है, यानी कि कोई एक्शन हो रहा था और वो बात करेगा पास्ट की। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें तो पहला क्लोज अगर पास्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लोज भी किस में आता है, पास्ट में आता है। तो फ्लाई की तो बात ही नहीं हो सकती, वैल्यू नहीं आएगा। तो अपना सही आंसर रहेगा वर फ्लाइंग, सॉरी वॉज फ्लाइंग। ही फेल डाउन व्हेन ही वॉज फ्लाइंग काइट, कि वो गिर गया जब वो क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था। एक एक्शन के दौरान ही दूसरी कोई घटना घटित होती है, उस एक्शन में अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चौथा क्वेश्चन है शी वॉज कुकिंग फूड, वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। वाइल, जबकि, यानी कि दो क्लोज को वाइल कंजक्शन से जोड़ा गया। आई माई सन, इस कंसेप्ट को अगर आपको पहले से पता है तो आप अपने उत्तर का गैस कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए किस में उत्तर आने वाला क्या है। अगर आपको इस कंसेप्ट का पता नहीं है तो मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। ये कंसेप्ट कहती है कि जब दो क्लोज को वाइल से जोड़ा जाता है, यानी कि वाइल कंजक्शन से जोड़ा जाता है, तो दोनों तरफ ही मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि इधर वाला क्लोज भी कंटिन्यूअस का होगा और इधर वाला क्लोज भी कंटिन्यूअस का होगा। या तो दोनों ही प्रेजेंट के होंगे, यानी इज आर एम यूज होगा, इज आर
इधर इज आर एम है तो इस क्लोज में भी आप इज आर एम का ही प्रयोग करें। अगर ये क्लोज पास्ट में है, अगर इसमें वोज वर दे रखा है तो इसमें भी आप किसका यूज करें, वोज या वर का यूज करें। यानी कि अपना रूल ये कहता है कि जब दो क्लोज को वाइल से जोड़ा जाता है तो दोनों जो क्लोज है उसमें कोई एक्शन जारी दर्शाया जाता है, या तो वो प्रेजेंट का कोई एक्शन होंगे दोनों या फिर कोई पास्ट का एक्शन होगा। इसमें ऐसा ही हो रहा है, देखिए शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी। आई माई सन, तो पता है कि कंटिन्यूस एक्शन दिखाना है, ये पास्ट का है तो वो भी किसका जाएगा, पास्ट का जाएगा। तो ये इज टीचिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट का है। आर टीचिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट का अपना आंसर क्या गया, वाज टीचिंग। अर्थ हो जाएगा शी वाज कुकिंग फूड व्हाइल आई वाज टीचिंग माय सन, कि वो खाना पका रही थी जबकि मैं अपने पुत्र को पढ़ा रहा था। तो इस प्रकार अपने जो 4 एग्जाम्पल हैं वो मैंने हल करवा दिए, शायद आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। 5 नंबर जो एग्जाम्पल है उसको बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कह रहा है मैकेनिक यानी मिस्त्री ने द कार यानी मेरी कार को 5-7 PM टुमारो, देखिए 2 एडवर्ब दे रखे हैं, एक तो टाइम दे रखा है और एक फ्यूचर का एडवर्ब दे रखा है। अगर हम ओनली टुमारो को देखते हैं तो ये नेक्स्ट डे, टुमारो, ये जो जितने भी एडवर्ब हैं ये सब के सब फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, आपको बाई मिले, बाई के बाद कोई टाइम मिले और टाइम के बाद कोई फ्यूचर इंडेफिनाइट का एडवर्ब मिले, फ्यूचर इंडेफिनाइट का एडवर्ब मिले, यानी कि इस सेंटेंस में ऐसा ही हो रहा है। देखिए बाई के बाद टाइम आ रहा है 5-7 PM, उसके बाद देखिए मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब मिल रहा है टुमारो। तो बाई प्लस टाइम प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई भी एडवर्ब आए तो उस सेंटेंस में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की साइक्रेस में कौन सी है, विल रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इज रिपेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वॉज रिपेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है। तो हमारा आंसर क्या बच गया, विल हैव रिपेयर्ड, द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड कार बाय 7 PM टुमारो, कि कल 7 बजे तक मैकेनिक मेरी कार है वो सही कर चुका होगा। इस प्रकार का इसका सेंस था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस कहता है रवि इन दिस हाउस फॉर 5 months बाय द नेक्स्ट मंथ। देखिए पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब आपको बाई के बाद टाइम मिले और उसके बाद कोई फ्यूचर का एडवर्ब मिले, ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है। लेकिन इसकी जो मेन पहचान है इसमें फोर या सिंस आ रखा है, फोर या क्या रखा है, सिंस आ रखा है, और उसके बाद हमको बाई लगाकर फ्यूचर का कोई टाइम दिया गया है। और जिस सेंटेंस में हमको सिंस या फोर मिलता है वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा मिले कि आपको सिंस या फोर मिले और उसके बाद क्या मिले, टाइम मिले, और उसके बाद आपको बाई लगाकर कोई फ्यूचर का एडवर्ब मिले, फ्यूचर का एडवर्ब मिले, तो उस सेंटेंस में हमेशा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि जब आपको सेंटेंस में सिंस या फोर मिल जाए उसके बाद आपको टाइम मिले, सिंस फोर मिला उसके बाद टाइम मिला, उसके बाद बाई लगाकर कोई भी फ्यूचर का एडवर्ब मिल जाए तो उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर इस क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देखिए लिव्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल लिव नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल हैव बीन लिव्ड और विल हैव बीन लिविंग, इन दोनों में कंपटीशन है, विल हैव बीन लिव्ड और विल हैव बीन लिविंग। तो ये जो विल हैव बीन इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं था, कंटीन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग होता है, आईएनजी लगता है, इसका सही आंसर है वो विल हैव बीन लिविंग है। रवि विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 months बाय द नेक्स्ट मंथ, की अगले महीने तक रवि 5 महीने से इस घर में रह रहा होगा। ये इसका सेंस था, शायद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गएगा। नेक्स्ट अपना 7th नंबर जो एग्जांपल है वो कहता है मिस्टर शर्मा फ्रॉम सर्विस द नेक्स्ट मंथ। मिस्टर शर्मा है, रिटायर की बात चल रही है, मिस्टर शर्मा अपनी सर्विस से अगले महीने क्या होंगे, रिटायर होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत बार इसको पूछा जाता है क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी इसमें नेक्स्ट मंथ को देखकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मंथ को आपने देखें, ये है फ्यूचर फिक्स्ड प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर का फिक्स्ड प्लान्ड एक्शन है ये, फ्यूचर का फिक्स्ड प्लान्ड एक्शन, यानी फ्यूचर में कोई ऐसी घटित होने वाली घटना
जो काल्पनिक नहीं है, डेफिनेटली होगी। मैं अगर कहूं कि आई विल कम टमारो, मैं कल आऊंगा, डेफिनेट नहीं आना। अगर मैं कहूं इट विल रेन टमारो, कल बारिश होगी, बारिश होना जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए मिस्टर शर्मा अगले महीने सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने का मतलब क्या है, ये फिक्स्ड योजना है, और फिक्स्ड योजना में अपन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, एडवर्ब भले ही फ्यूचर इंडेफिनिट का क्यों ना हो। जैसे कि अवर कॉलेज नेक्स्ट मंथ ओपन, विल ओपन, ओपन जाएगा, कि हमारी कॉलेज नेक्स्ट मंथ खुलेंगी। अगर आप ऐसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री कल सरदार सर आएंगे, द पीएम विल अराइव सरदार सर टुमारो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे पीएम विल अराइव सरदार सर टुमारो। यानी कि कोई भी भविष्य की फिक्स्ड प्लान योजना होती है, उसमें आप फ्यूचर के एडवर्ब को देखकर फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ नहीं जाना, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। तो इसमें आप विल रिटायर नहीं कर सकते, आप रिटायर्ड नहीं कर सकते, आप हेड रिटायर्ड नहीं कर सकते। अपने पास क्या बच गया, रिटायर्ड बच गया। मिस्टर शर्मा रिटायर्स फ्रॉम सर्विस द नेक्स्ट मंथ, यानी कि क्रिया प्रेजेंट की यूज हो रही है और इशारा है भविष्य काल की तरफ कि मिस्टर शर्मा अगले महीने क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। शायद आप अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आई विश, मेरी तमन्ना है। आई हर्ड वो जबर ई जा रहा है कि मेरी तमन्ना है, काश में क्या होता, पक्षी होता। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, कंसेप्ट हैं, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है काल्पनिक एक्शन। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक कोई एक्शन, यानी कि कल्पना में सोचा जाए वो पूरा होने वाला नहीं है। मैं कहूं कि काश मैं लखपति होता, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता। इस प्रकार के सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, इस प्रकार के सेंटेंस में आपको दो क्लोज मिलेंगे। पहले क्लोज में आपको आई विश मिलेगा, आई विश प्रेजेंट टेंस का मिलेगा, प्रेजेंट टेंस है, उसके साथ अगर आपको आई मिलता है तो आप उसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाने के लिए उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और वो भी सिंपल सेंटेंस बनता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। आई विश, आई वॉज नहीं कर सकते आप, वॉज लगाओगे तो हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं बनेगी। आई वॉज रीडिंग, ये रियल सिचुएशन है। इफ आई वर ए बर्ड, ये काल्पनिक सिचुएशन है। आई के साथ वर तब लगाते हैं जब कोई एक्शन को हाइपोथेटिकल बनाना हो, वोज तब लगाते हैं जब एक्शन को रियल बनाना हो। तो ये कह रहा है आई विश, आई इज नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, वोज नहीं हो सकता, क्या बच गया, वर बच गया। आई विश आई वर ए बर्ड, पास में क्या होता, पक्षी होता। कई बार ऐसे भी लिखते हैं, आई विश आई मिलेनियर, मैं एक लखपति होता। तो इसमें भी आप किसका यूज करेंगे, वर का ही यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, की काश में एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। शायद इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। फर्स्ट क्लॉज में आपको अगर आई विश मिले, ओनली विश मिले, तो सेकंड क्लॉज में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आई के साथ, और वो हाइपोथेटिकल कंडीशन को क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्रेन इज अबाउट टू, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग एंगल से, अलग अलग रूल्स के आधार पे मैंने लिया है। यानी कि आज मैं ये खास तौर पे बताने वाला हूँ कि जब सेंटेंस में एडवर्ब नहीं डाला जाता, तो एडवर्ब के अलावा बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनका यूज करके अपन करेक्ट फॉर्म का सही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए ट्रेन इज अबाउट टू, कि गाड़ी, ये जो अबाउट टू फ्रेज है इसका प्रयोग भविष्य के कोई एक्शन दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूँ। द ट्रेन इज अबाउट टू गो, गाड़ी अभी जाने वाली है। तो ये अबाउट टू है, ये एक फिक्स फ्रेज है। वैसे आप देखें इसमें टू इन्फिनेटिव दे रखा है, और टू इन्फिनेटिव के बाद भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। दूसरे एंगल से आप देखें तो अबाउट टू एक ऐसी फ्रेज है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी वर्तमान की जो एक्शन है उसको भविष्य में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू टीच यू, मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, नहीं पढ़ाना शुरू नहीं किया। इस सेंस में देखें तो अबाउट टू के बाद अराइव्ड नहीं आ सकता, हैड अराइव्ड नहीं आ सकता, अराउंड नहीं आ सकता, और अबाउट टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है अराइव। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, की गाड़ी अभी पहुंचने ही वाली है। तो इस प्रकार का अगर कोई आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आप भ्रमित न हो, अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। नेक्स्ट देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनको एग्जाम में पूछा गया है। अपना एग्जांपल कहता है वाटर, पानी,
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, उबलता है, जमता है। ये दोनों बातें दी है। बॉइल का मतलब उबलना होता है, एक वो होती है बॉइल, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉइल्ड। जो थर्ड होता है वो भी होता है बॉइल्ड, इसका अर्थ होता है उबलना। एक जो अपनी वर्ब होती है फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमना, सेकंड फॉर्म होती है फ्रोज, और थर्ड होती है फ्रोजन। ये तो चलिए क्रियाओं की बात। अगर अपनी सेंटेंस की बात करें तो आप कहोगे सर इसमें कोई एडवर्ब नहीं डाला, कैसे पहचाने? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, साइंटिफिक फैक्ट है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, उबलता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा कौन सी टेंस का प्रयोग होता है, हमेशा से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस कह रहा है वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, उबलता है। आप कहेंगे सर जमता है, जमता है तो बोल्ड नहीं आ सकता, बोल्ड नहीं आ सकता। अपने पास एक तो बच गया फ्रोज, एक बच गया फ्रीजिज। आप कहें सर का यूज करें, आप सोच लीजिए पहले किसका यूज करेंगे। वाटर है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। वर्ब है वो मूल रूप से प्लूरल होती है, जैसे प्ले के साथ अपन एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब कौन सी रूप में आ जाती है, सिंगुलर रूप में आ जाती है। तो ये फ्रीज वर्ड है, ये तो प्लूरल नाउन है और ये नाउन सिंगुलर है, तो एस या ईएस लगा के हमने इसको सिंगुलर बनाया है। तो हो जाएगा वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा, उबलेगा। और उबलने की इंग्लिश मैंने पहले ही बता दी कि बॉइल होता है, बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। मैंने पहले कहा कि क्रिया मूल अवस्था में प्लूरल होती है, इसके साथ अपन एस लगा के या ई एस लगा के इसको क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके आते हैं। तो वाटर एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया क्या नहीं है, सिंगुलर या नहीं है। और इसमें देखिए बॉइल तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। बोल्ड है वो पास्ट फॉर्म है, तो ये बॉइल्ड, ये आंसर होगा बॉइल्ड, क्योंकि ये सिंगुलर रूप में इसको यूज किया गया है। इस प्रकार आपके सामने मैंने करेक्ट फॉर्म के 11 एग्जाम्पल रखे, 11 प्रकार के रूल्स का मैंने प्रयोग किया। अगर कोई रूल में आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। शायद आपको अच्छी तरह से मेरा वीडियो समझ में आया होगा। कुछ नए रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में आपको फिर से मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।